दोस्तों, अगर आपको मेरी नोवेल पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। विराज धीरे-धीरे काया की कमर पर हाथ रखता है और उसके बाद काया घबरा जाती है और घबराकर खड़ी हो जाती है। तो विराज काया को पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। काया विराज से कहती है, मुझे छोड़ो। तो विराज काया के कान में आकर कहता है, जान अभी यहाँ कोई नहीं है, क्यों ना हम और तुम दोनों एक हो जाएं। काया आंखें फाड़कर विराज की तरफ देख रही थी और विराज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। काया विराज को देखकर पीछे होने लगती है। विराज उसकी तरफ इंटेंस नज़रों से देख रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे आज वो काया को पूरी तरह पाकर ही रहेगा। काया घबराते हुए विराज से कहती है, देखिए विराज, आप मेरे साथ ये ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए। जिस तरह आपने ये शादी की है, मुझे उसे एक्सेप्ट करने में भी टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। तो विराज काया को पकड़कर दीवार से लगा देता है और उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ जाता है और उससे कहता है, जान, तुम्हें एक्सेप्ट करने या ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरी हो चुकी हो और मैं अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम जानती हो, मैं चाहता तो शादी से पहले ही तुम्हें बहुत कुछ कर सकता था, मगर मैंने सोचा हर चीज़ वैल्यूज़ के हिसाब से होनी चाहिए। काया आंसू भरकर घिन भरी नज़रों से विराज को देखने लग गई और फिर उसे धक्का मारने की कोशिश करती है, मगर विराज को हिला भी नहीं पा रही थी वो। फिर विराज उसके होठों को देखता है और उन पर अपने होठ रख देता है। काया सिर्फ अपने हाथ पैरों को ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी, क्योंकि विराज उसे इतना टाइटली पकड़े हुए था कि वह हिल नहीं पा रही थी। इतने में वहाँ का दरवाज़ा नॉक होता है। बाहर से आवाज़ आती है, सर सभी लोग आ चुके हैं, आपको और मैम को बुला रहे हैं। तो विराज काया को छोड़ता है और उससे कहता है, चलो कुछ और रस्में हो जाएं, उसके बाद तो पूरी रात हमारी ही है। फिर वे दोनों साथ में मेन हाउस के गेट पर जाते हैं, जहाँ अंजलि जी हाथ में आरती की थाली लिए हुए खड़ी हुई थी और उनके साथ दो औरतें थीं, जिनमें से एक लगभग 40 साल की थी और दूसरी लगभग 26-27 साल की थी। वह दोनों बहुत ही एटीट्यूड के साथ खड़ी हुई थी और काया को देख रही थी। काया विराज के साथ गेट पर खड़ी हो जाती है। उसके सूजे हुए होठ देखकर वह सब समझ जाते हैं कि अभी अभी विराज काया के साथ क्या करके आ रहा है। अंजलि जी मुस्कुराते हुए गृह प्रवेश करवाती हैं और उसे चावल का कलश गिराकर घर में अंदर प्रवेश करने को कहती हैं। काया सारी रस्में फॉलो करके अंदर चली जाती है, जहाँ सबसे पहले घुसते ही उसे मिस्टर हरिवंश राय जी खड़े हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर वह डर जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने उन्हें बहुत कुछ भला बुरा कहा था। फिर अंजलि जी काया से कहती हैं, सबसे पहले अपने ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लो। तो काया डरते हुए हरवंश राय जी के पैर छूती है। हरवंश राय जी दूर से ही उसे आशीर्वाद दे देते हैं। फिर काया विराज दोनों दादी के पास जाते हैं, दादी के पैर छूते हैं। दादी काया से कहती है, जल्दी से मुझे मेरा परपोता दिखा देना। तो काया का चेहरा लाल हो जाता है, उसे गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी आ रही थी। विराज की दादी की बात सुनकर काया को देखता है और उसके लाल हुए गालों को देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर थोड़ी देर में विराज के दादाजी वहाँ आ जाते हैं, जो कहीं बाहर घूमने गए हुए थे। वह विराज को देखकर कहते हैं, हमारे आने का भी इंतजार नहीं था, चुपचाप शादी कर ली। तो विराज मुस्कुराते हुए उनके पैर छूता है। वह विराज को आशीर्वाद देते हैं। फिर दादी काया से कहती है, वह विराज के दादाजी हैं, जाकर उनसे भी आशीर्वाद लो। तो काया खड़ी होकर दादाजी के पास जाती है और उनके पैर छूती है। दादाजी उसे आशीर्वाद देते हैं और उससे कहते हैं, चलो अब तुम्हारे आने से ही सही यह नालायक घर में तो रहेगा। आया कोई काया कोई रिएक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि आज वो अपने आप में ही एक मजाक बन गई थी। अपने आप में ही उसका मजाक बन रहा था। वह थोड़ी देर बाद सभी रीति रिवाज फॉलो करके खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर दादी काया से कहती है, देखो बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है। अभी से तुम्हें बता देती हूँ, मेरे विराज को खाने पीने का बहुत शौक है। उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओ और अभी तुम उसे अपने साथ अपने हाथों से कुछ खिलाओ। तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। काया विराज की तरफ देखती है और एक मिठाई का पीस उठाकर उसके मुंह की तरफ बढ़ा देती है। विराज काया के हाथ से मिठाई खा लेता है और मुस्कुराकर फिर अपनी झूठी मिठाई को काया को खिलाने लगता है।
जिसे काया नहीं खाती है तो विराज काया के गाल दबाकर उसके मुंह को खोलता है और उसमें ज़बरदस्ती मिठाई का पीस उसके मुंह में रख देता है, जिससे काया को खांसी आ जाती है और वह खांसते-खांसते उस मिठाई को खाती है। फिर वह यह सब देखती है और महसूस करती है कि विराज से कोई कुछ नहीं कहता, चाहे वो कितनी ही बदतमीज़ियाँ क्यों ना करे। फिर उसकी आँखों से आँसू टपकने लगते हैं। थोड़ी देर में सभी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं। दादी नौकर से कहती है, विराज का कमरा अच्छे से सजा दिया ना? आज उसकी पहली रात है। काया घबराहट से बैठी हुई थी। उसकी धड़कन डबल स्पीड से चल रही थी। विराज अपने रूम को डेकोरेट होते हुए देख रहा था। इतने में कोई उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में खींच लेता है और उसे लेकर सीधे बेड पर गिर जाता है। विराज इरिटेट होते हुए उसके हाथों को झटक कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, अदा? तो अदा उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए कहती है, मैं तो तुम्हें कब से छूना चाहती हूँ, मगर तुम ही हो जो मुझे मौका ही नहीं दे रहे हो। आखिर मुझ में कमी क्या है? अब तुम अपने से 10 साल छोटी उस बच्ची को लेकर आए हो। वह तुम्हें क्या खुश करेगी? मैं तुम्हें पूरी तरह खुश कर देती। एक बार मुझे ट्राई तो करने दो। विराज गुस्से से लाल आंखों से अदा की तरफ देखता है और उससे कहता है, अपनी औकात में रहो। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। अगर ये गलती की तो सोच लेना। और रही बात उस बच्ची की, तो वह मेरी बीवी है और उसके साथ मैं कुछ भी करूं, तुम इससे मतलब मत रखना, समझी? फिर वह वहाँ से उठकर चला जाता है। अदा अपने हाथ पैर पीटती रह जाती है और कहती है, एक दिन मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगी विराज। विराज नीचे आता है और आकर काया का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करके कहता है, अब मुझे अपनी बीवी के साथ अकेले वक्त बिताना है। मैं चलता हूँ। विराज के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर काया की नज़रें शर्म से नीचे हो जाती हैं। वहीं दादी विराज से कहती है, ज़्यादा परेशान मत करना, बहुत नाजुक है ये। तो विराज मुस्कुराकर अपनी दादी को देखता है और काया को लेकर वहाँ से चला जाता है। काया जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कन फास्ट होती जा रही थी। अंजलि जी को काया के लिए बुरा तो लग रहा था, क्योंकि उन्हें फील हो चुका था कि काया इस शादी से खुश नहीं है और ये शादी ज़बरदस्ती कराई गई है। फिर विराज उसे कमरे में लेकर आता है और दरवाज़ा लॉक कर लेता है। काया जब कमरे में देखती है तो उसकी सांसें अटक जाती है। पूरे रूम को रोज़ से डेकोरेट किया गया था। उसके बिस्तर पर वाइट कलर की बेडशीट बिछी हुई थी और उस पर ढेर सारी रोज़ पेटल्स पड़ी हुई थी। काया उन सबको देखकर घबराने लगती है। विराज बेड पर लेट जाता है और काया से कहता है, ये जो भी कुछ तुमने तामझाम पहना है इसे जल्दी से चेंज करके आओ। क्लोजेट में कुछ गाउन पड़ी होंगी, उनमें से कोई हॉट सी गाउन निकालो और चेंज करके आओ। काया विराज की बात सुनकर वहीं जम जाती है और अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। तो विराज को गुस्सा आता है और वह काया के पास उठकर आता है और फिर वह काया से कहता है, मुझे कम कपड़ों में सोने की आदत है, तो तुम भी ऐसी आदत डाल लो। काया के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं जब वह विराज की बातों को सुनती है। फिर विराज काया से कहता है, तो तुम चेंज करने नहीं जाओगी? कोई बात नहीं, आज तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगी, क्योंकि आज मैं तुम्हारे कपड़ों को चेंज कर दूंगा। फिर वह काया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और उसके दुपट्टे को निकालकर फेंक देता है। काया लहंगे और ब्लाउज में विराज के सामने खड़ी हुई थी और विराज उसे इंटेंशनली देखे जा रहा था। फिर विराज काया को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे बिस्तर पर ले जाता है और उसे लेटा देता है। काया दोनों हाथों से बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती है। विराज एक एक करके काया की सारी ज्वेलरी हटा देता है और उसके बाद वह काया के पास आ जाता है। काया की सांसों की रफ्तारें बहुत तेज़ हो गई थी और वो विराज को पीछे से धक्का देने की कोशिश कर रही थी, मगर वह विराज को रोक नहीं पा रही थी। विराज उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। काया अपने आप को समेट रही थी, मगर विराज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद काया आंखों में आंसू भरकर कमरे की छत को देखती रही और विराज अपने मन की हर वो असरत पूरी करता रहा जो वो काया को पहले दिन से देखने के बाद अपने मन में पाले हुए था। काया की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और उसकी हालत रो रो कर ख़राब हो चुकी थी, मगर विराज का पागलपन दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद काया
बिल्कुल अपनी साँसें छोड़ चुकी थी और लगभग बेहोश हो गई थी। मगर विराज आज बेकाबू हो चुका था। वह रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। काया की चीखें बाहर मौजूद लोगों को भी सुनाई दे रही थीं, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो काया को जाकर बचा सके, क्योंकि सब जानते थे कि विराज के मामले में कोई भी बीच में नहीं बोल सकता। अंजलि जी को काया की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी। पूरे घर में केवल एक अंजलि जी ही थीं जिनके दिल में काया के लिए प्यार था, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद काया की चीखें आना बंद हो जाती है और उसके बाद सब समझ जाते हैं कि अब काया विराज की हो चुकी है। फिर विराज भी काया को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह सभी लोग हॉल में मौजूद थे। कभी जूस पी रहा था, हरवंश राय जी कॉफ़ी पी रहे थे। मल्लिका और अदा दोनों सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन देख रही थी। मल्लिका और अदा, इन दोनों के कैरेक्टर के बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। अंजलि जी पूजा की तैयारी कर रही थी क्योंकि आज काया की पहली रसोई थी। फिर मल्लिका अपना फ़ोन साइड में रखकर हरिवंश राय जी के पास जाती है और उनसे बोलती है, हरिवंश जी, कितना इंतज़ार करना होगा आपकी लाडली बहू का। जब तक वो नहीं आएगी तब तक चूल्हे पर कुछ बनेगा नहीं। तब हरिवंश राय जी अंजलि की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, अंजलि जी जाकर देखिए और अपनी बहू को बुलाइए। तब अंजलि जी उठकर ऊपर जाती हैं और विराज के कमरे का गेट नॉक करती हैं। गेट की आवाज़ सुनकर काया की नींद खुल जाती है। जैसे ही वो खड़ी होती है वो दर्द से वापस बैठ जाती है। उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है। उसके मुंह से आह निकल जाती है। उसकी आह सुनकर विराज की नींद खुल जाती है और वह काया को देखकर उठ जाता है। उसके बाद काया हाथ जोड़कर विराज से कहती है, प्लीज़ अब कुछ नहीं। मगर विराज कहाँ मानने वाला था। वो एक बार फिर काया से इंटीमेट होने लगता है। बाहर खड़ी अंजलि जी को काया की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये सब सुनकर वो चुपचाप नीचे आ जाती हैं। काया की रोने की आवाज़ नीचे तक सुनाई दे रही थी क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही पहला रूम विराज का था। सभी लोग अपने कामों में लग जाते हैं और उसकी आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ विराज काया को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। काया के मुंह से बस विराज प्लीज़ शब्द निकल रहे थे, जो विराज सुनने का नाम नहीं ले रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ें बंद हो जाती है। काया गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उससे चलना तो दूर, उठना भी मुश्किल हो रहा था। फिर विराज उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया और उसे बाथटब में बिठा दिया। फिर वह भी बाथटब में आ गया। काया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मगर विराज उसे बिल्कुल भी अच्छा फ़ील कराने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वह फ़िज़िकली और मेंटली दोनों तरह से घायल महसूस कर रही थी। एक तरफ तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ जो धोखा किया, जिसकी वजह से उसकी शादी हो गई। ऊपर से विराज के जिसके दिल में ना दया, ना प्यार, ना फ़ीलिंग कुछ भी नहीं है। बस ज़िद और जुनूनियत के चलते वह अपनी कोई भी ज़िद को पूरी करता है और काया भी उसी ज़िद में एक ज़िद थी। फिर विराज काया को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके बाद वह उसे एक बार फिर इंटेंशनली अप्रोच करने लग जाता है, जिससे काया फिर से अनकंफर्टेबल होने लगती है। विराज धीरे से काया के कान पर कहता है, अभी तो प्यार की शुरुआत है वाइफी, अब रोज़ इसी तरह प्यार होगा। उसके बाद विराज काया को पलटकर अपने सीने से लगा लेता है। फिर वह काया को छोड़ते हुए कहता है, मन तो नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का, मगर आज तुम्हारी कुछ रस्में हैं। काया लाल आंखों से विराज की तरफ देख रही थी। विराज उसे बाथरोब पहनाकर वॉशरूम से बाहर ले आता है और खुद तैयार होने लगता है। काया बाथरूम में ही खड़ी थी। विराज ने उसको देखकर उसे वॉकिंग वार्डरोब में ले जाकर खड़ा कर दिया और उससे कहा, यहाँ तुम्हारे कपड़े हैं, अपने हिसाब से कुछ भी पहनकर बाहर आ जाओ। काया को वहाँ छोड़कर विराज बाहर आ गया। काया ने बेमन से जो भी हाथ पड़ा वही पहन लिया। उसने साड़ी पहनी थी जिसमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। जैसे ही काया बाहर आई, विराज का उसे देखकर गला सूखने लगा। जब काया को उसने देखा तो वह देखता ही रह गया। काया लंगड़ाते हुए चल रही थी क्योंकि उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर उसने आईने में खुद को देखा और अपने बाल सुखाने लगी।
मांग में सिंदूर भरा, गले में छोटा सा डायमंड का मंगलसूत्र जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने कोई भी मेकअप नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान थी। ना लिपस्टिक, ना काजल, ना ब्लश, कुछ भी नहीं। उसके बाद विराज उसे एकटक देखता रहा। फिर वो उसको पकड़कर बाहर ले गया। काया की चाल देखकर सभी अपने कामों में लगे क्योंकि सबको बताया था काया की हालत का कारण क्या है। अंजलि जी जल्दी से चलकर काया के पास आती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं और उसे किचन की तरफ ले जाने लगती हैं। इतने में काया कराहने लगती है। यह सब देखकर अदा और मल्लिका ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और काया की तरफ देखकर मल्लिका कहती है, विराज तुमने तो डॉक्टर को ही पेशेंट बना दिया। एक रात में क्या हाल कर दिया बेचारी का। विराज गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और घूर कर मल्लिका को देखने लग जाता है। विराज की तरफ देखकर मल्लिका की सारी हंसी गायब हो गई थी। फिर विराज उसे घूर कर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ काया धीरे धीरे किचन में पहुंचती है। मल्लिका की बातें उसके मन को बहुत बुरी तरह चुभ रही थी, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसे नफरत तो विराज से हो रही थी। उसके साथ जैसा जानवरों जैसा सलूक विराज ने किया था। अंजलि जी उसे मीठा बनाने को कहकर जाने लगी तो काया ने उन्हें आवाज़ लगाकर वापस बुला लिया। फिर उसने अंजलि जी से कहा, वो मुझे खाना बनाना नहीं आता। अंजलि जी जल्दी से जाकर काया से कहती हैं, क्या? काया ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं। फिर अंजलि जी उसके सर पर हाथ फेर कर कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। फिर वो सूजी निकाल कर भूनने लगती हैं और काया को बताती जाती हैं कि अब इसमें वो पानी डाल दे। इतने में हरवंश राय जी की आवाज़ आ जाती है जो उन्हें बुला रहे थे। अंजलि जी ने कहा, देखो अब जैसे ही ये पानी सूखने लगेगा इसमें शक्कर डाल देना, मैं जा रही हूँ। हरवंश राय जी मुझे बुला रहे हैं। काया ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वो हलवा चलाने लग गई। 5 मिनट बाद वो बाहर आई। उसके हाथ में एक ट्रे लगी हुई थी जिसमें सभी के लिए हलवा रखा हुआ था। काया ने एक एक करके सभी के सामने हलवा रख दिया था। सबसे पहले हरवंश राय जी ने हलवा खाया और वो काया को घूर कर देखने लगे। काया ने अपनी नज़रें नीचे कर ली थीं। उनका ऐसा रिएक्शन देखकर सबने एक साथ हलवा टेस्ट किया। मल्लिका और अदा ने जल्दी से टिश्यू पेपर उठाकर अपने मुंह का हलवा निकाल दिया। विराज गुस्से से काया को देखने लगा। अंजलि जी ने अपने सर पर हाथ रख लिया। विराज उठकर काया के पास आया। उसने काया का हाथ मरोड़ कर पूछा, ये हलवा तुमने ही बनाया है ना? काया ने डरते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया तो विराज चिल्लाते हुए बोला, पहले कभी बनाया है ये इस तरह का हलवा? काया अपना सिर ना में हिला देती है। विराज ने गुस्से में काया का हाथ पकड़ा और उसे चेयर पर बिठा दिया और सबके सामने से हलवे की कटोरी उठाकर उसके सामने रख दी और कहा, अब ये सारा हलवा तुम खाओगी, खाओ। विराज ने चिल्लाकर कहा। काया ने सबकी तरफ देखा और हलवा खाया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने चीनी की जगह नमक डाल दिया। पहले ही वाइट में काया को उल्टी वाली फीलिंग आने लगी, मगर विराज उसे घूर कर देख रहा था। विराज ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे घर में ऐसा ही हलवा खाते हैं? काया ने नम आंखों से विराज की तरफ देखकर ना में अपना सर हिला दिया। विराज ने कहा, तो हम क्या तुम्हें जानवर लग रहे थे जो इस तरह का हलवा बनाया? कोई बात नहीं, अब ये सारा हलवा तुम ही खाओगी, वो भी अभी के अभी, समझी? काया बेचारी सी शक्ल से देख रही थी, मगर विराज के फैसले को सिवाय हरवंश राय जी के कोई भी नहीं टाल सकता था। कबीर रोनी सी शक्ल से काया को देख रहा था। अंजलि जी को बहुत बुरा लग रहा था। वहीं मल्लिका और अदा इस बात का मजा ले रही थी क्योंकि अदा ने अंजलि जी को देख लिया था काया की मदद करते हुए। काया उल्टी ले रही थी खाने में, फिर भी उसने पानी के साथ हलवे को निगलना शुरू किया। लगभग 3 कटोरी हलवा खाने के बाद वह खड़ी होकर वॉशरूम भाग गई और उल्टी करने लगी। तब विराज ने नौकर को बुलाकर सारा हलवा वहाँ से हटवा दिया। काया अपना मुंह साफ करते हुए वापस आई। उसने देखा वहाँ से हलवा हट चुका था। विराज काया के पास आकर उससे बोला, दोबारा ऐसी गलती मत करना। अब कुछ अच्छा बना कर लाओ जिससे तुम्हारी पहली रसोई हो। काया ने डरते हुए धीरे से कहा, वो मुझे कुकिंग नहीं आती, बस मैगी बनाना आता है। विराज ने अपने सर पर हाथ रख लिया और गुस्से से काया को देखने लगा। इतने में दादी और दादाजी दोनों मंदिर से आ गए। उन्होंने एक साथ कहा, क्या चल रहा है, हमें भी बताओ। तब विराज काया के नज़दीक जाकर कहा,
पहली रसोई की रस्म तुम्हें पूरी करनी है, जाकर किचन में देख लो, जो बना सकती हो वो बनाओ। काया विराज की बात सुनकर किचन में चली गई और वहाँ इधर उधर देखने लगी। कबीर उठकर किचन में आ गया। उसने काया को देखकर कहा, भाभी आप कुछ ढूंढ रही हैं, कोई हेल्प चाहिए आपको? तब काया ने कबीर की तरफ देखा और घबराते हुए बोली, क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हैं? तो कबीर ने कन्फ्यूज़ होकर कहा, फ़ोन ठीक है, मगर फ़ोन क्यों चाहिए आपको? तब काया ने कबीर से कहा, मैं कुछ देखकर यूट्यूब पर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो कबीर हंसने लगा। उसने बोला, ठीक है, मगर फिर आप क्या बनाओगी? तब काया ने कोई रेसिपी देखी और उससे सबसे ईजी और जल्दी बनाने वाली रेसिपी बेसन के पकौड़े लगे। उसने कबीर से कहा, हम पकौड़े बनाते हैं। कबीर ने काया की तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर काया ने कबीर से कहा, क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर कहाँ मिलेगा? तब कबीर ने कहा, ज़रूर, ऊपर जो शेल्फ बनी हुई है वहाँ पर हर तरह का आटा मिल जाएगा। आप कहो तो मैं निकाल देता हूँ। काया ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। फिर फिर कबीर वहीं खड़ा होकर काया को देख रहा था। काया एक स्टूल को रखकर काया उस पर चढ़ जाती है और शेल्फ से सामान निकालने लगती है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह गिरने लगती है। तो कबीर उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है, जिससे काया कबीर की गोद में गिर जाती है और ऊपर से आटे का डब्बा खुल जाता है और सारा आटा उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। इतनी आवाज़ होने पर विराज, मल्लिका, अदा, अंजलि जी, दादू दादी जल्दी से किचन में आते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर सबकी हंसी छूट पड़ती है। काया और कबीर दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि इस समय वह दोनों पूरी तरह आटे से गंदे हो चुके थे। मगर विराज बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ था। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरकर काया के पास जाता है। विराज काया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बेडरूम में ले जाता है। कबीर विराज का इस तरह गुस्सा देखकर घबरा गया था। वह तुरंत विराज के पीछे भागता है और उससे कहता है, भाई रुको प्लीज़, जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस भाभी की हेल्प कर रहा था। वह सामान इतने में विराज कबीर के सामने अपना हाथ कर देता है और कबीर वहीं रुक जाता है। विराज काया को खींचते हुए रूम में ले जाता है और रूम को अंदर से बंद कर लेता है। सभी लोग चुपचाप खड़े होकर विराज को जाते हुए देख रहे थे। कमरे में अंदर विराज काया को अपने सामने खड़ा करके गुस्से से देख रहा था। काया कांप रही थी। फिर विराज काया की साड़ी खींचकर उससे पकड़कर कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरे मर्दों से छूने का? अभी बताता हूँ। उसके बाद वह उसे वॉशरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है। शावर स्टार्ट करके विराज काया से कहता है, जब तक मैं शावर को बंद नहीं कर देता तब तक तुम ऐसे ही इसके नीचे खड़ी रहोगी, समझी? क्योंकि तुम्हारे टच को मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, समझी? काया रो रो कर विराज की तरफ देख रही थी। विराज के गुस्से के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर विराज कमरे से बाहर आता है और अपने रूम को लॉक करके चला जाता है। कबीर विराज के पास दौड़ कर आता है और उससे कहता है, भाई आपने गेट लॉक क्यों किया है? प्लीज़ भाई, भाभी ने कुछ नहीं किया। तब विराज कबीर के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है, देखो कबीर, यह है हम दोनों के बीच की बात है, हम दोनों पति पत्नी हैं, तुम बीच में मत बोलो तो अच्छा होगा। फिर विराज हरिवंश रॉय जी के पास जाता है और उनसे कहता है, डैड आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, मुझे एक मीटिंग अटेंड करने होटल जाना है, वहाँ से मैं 1-2 घंटे बाद घर वापस आ जाऊँगा, ऑफिस आप चले जाना। विराज वहाँ से निकल जाता है। हरवंश राय जी विराज को जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ कबीर को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह खुद को जिम्मेदार मान रहा था। उसे लग रहा था कि किचन में आज वह ना जाता तो शायद काया के साथ कुछ भी ना होता। वो अपने मन में सोच रहा था, पता नहीं भाई ने काया भाभी के साथ क्या किया होगा। इस तरह सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ काया शावर के नीचे खड़ी होकर रो रही थी। पानी की बूंदें लगातार उस पर पड़ रही थी, जिससे उसे ठंड लगने लगी थी और वह सिकुड़ते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह रोते हुए खुद से कहती है, यह कौन से जन्म की सज़ा मिल रही है मुझे? मैंने ऐसा क्या गलत किया था जो मुझे पति के नाम पर एक पत्थर दिल मिल गया? उसका जो मन करता है वह मेरे साथ करता है। फिर वह ठंड से कांपने लगती है और बैठकर सिकुड़ जाती है। लगभग 3 घंटे बाद विराज घर आता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है।
अंजलि जी उससे कहती हैं कुछ खा लो बेटा, तब विराज उनसे कहता है मॉम मीटिंग में खा चुका हूँ, अब मुझे भूख नहीं है। तब विराज अंजलि जी बड़ी हिम्मत करके विराज से कहती हैं मगर काया ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, उसके लिए ही कुछ ले जाओ। तब विराज को याद आता है कि वह काया को सावर के नीचे छोड़ के गया था। वह उठकर सीधा ऊपर की तरफ भागता है। अंजलि जी कन्फ्यूज़ होकर उसे देख रही थी। वह जल्दी से गेट को खोलकर वॉशरूम के गेट की तरफ जाता है और उसे खोलकर सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब आगे देखिएगा।